नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नेशनल ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है नरेशन, जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और तमाम जगहों पर यह पूछा जाता है। साथ ही साथ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में भी यह बड़े पैमाने पर पूछा जाने वाला सेक्शन है। तो आज हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच के संबंध में ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है, यह नरेट शब्द से बना हुआ है। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, लेकिन नरेट हम तब लगाते हैं जब किसी बात को बहुत ही विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन चूंकि ये जो नरेशन है यानी कि कथन को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, यानी कि जब हम किसी वक्ता के कथन को व्यक्त करते हैं तो यह प्रक्रिया नरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? जब हम किसी वक्ता के कथन को व्यक्त करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नरेशन कहलाती है। लेकिन जब हम किसी भी वक्ता के कथन को व्यक्त करते हैं तो इसके सिर्फ और सिर्फ दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है? अगर हम डायरेक्ट पर ध्यान दें कि डायरेक्ट माने सीधे सीधे, यानी कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को बिना परिवर्तन किए ज्यों का त्यों हम कह देते हैं या लिखते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि वक्ता ने जैसा कहा अक्षरशः बिना किसी परिवर्तन के एक एक शब्द ज्यों का त्यों हमने अगर लिख दिया, कह दिया या प्रस्तुत कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। यानी जब हम लिखते हैं, खास करके लिखते समय, बोलते समय तो केवल एहसास होता है, हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम लिख रहे हैं तो इस बात पर आपको ध्यान देना होगा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच के अंतर को अगर आप सब लोग समझ गए कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं तो निश्चित रूप से नरेशन को हल करने में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। कई बार होता है कि हम समझ नहीं पाते और परिवर्तन के समय तमाम गलतियां कर देते हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जब हम किसी डायरेक्ट नरेशन को रखते हैं ना, तो किसी कथन का वह हिस्सा जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, किसके बाहर होता है? इन्वर्टेड कामा के बाहर, तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कौन सा हिस्सा? अगर कोई वाक्य आपको लिखा हुआ प्राप्त हुआ है जिसको हल करना है आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि इसको इनडायरेक्ट में बदलिए, तो आप उसमें दो भाग देखेंगे। एक हिस्सा वह जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है और दूसरा हिस्सा वह जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। ठीक है, तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे अगर हम यहाँ ध्यान दें इस स्लाइड में कि यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर ही सेड। तो ही सेड क्या है? ये इन्वर्टेड कामा से बाहर है, इसलिए जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है वो हमारा क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और जो हिस्सा आप देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो यानी कि यहाँ हमने अलग कर लिया है, इसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। फिर से दोहरा लेते हैं, जो हिस्सा कामा के बाहर
उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और जो हिस्सा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब ये ध्यान देना है कि हमने इतना जोर क्यों दिया इस चीज़ पर, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वही डिसाइड करता है कि वाक्य को किस रूप में हमको क्या करना है, बदलना है। जो समझ गया रिपोर्टिंग वर्ब इंडिकेट क्या कर रहा है, वही सटीकता से उस चीज़ को क्या करेगा, बदल पाएगा। अन्यथा की स्थिति में निश्चय ही वो चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखिए, अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट में तो आपने देख लिया कि वक्ता के कथन को बिना परिवर्तन के हमने कह दिया, कामा के हिस्सा के बाहर के हिस्से को हमने रिपोर्टिंग वर्ब, और कामा के अंदर के हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कह दिया। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जब किसी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को, आप ध्यान देंगे यहाँ पर, किसी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को जब हम समय एवं परिस्थितियों के अनुसार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समय एवं परिस्थितियों के नियमानुसार परिवर्तित कर देते हैं और फिर उसको व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को। यानी कह वही रहे हैं लेकिन हमने उस चीज़ को क्या कर दिया, बदल दिया। अब ध्यान दीजिए अपने व्यवहारिक जीवन में कि आप सुबह में किसी व्यक्ति के पास बैठे और आपने उनसे बातचीत किया, शाम को जब आप आए तो किसी ने पूछा कि आपसे क्या बातचीत हुई। अब वो परिस्थिति नहीं रही जो सुबह थी, समय व्यतीत हो चुका है, सुबह से शाम हो गया हम, यानी कि हम कहेंगे कि व्यतीत हो गया, पास्ट हो गया हमारा वो। और जब हम बात को कहते हैं तो हम उस व्यक्ति को संबोधित करते हैं कि फलां ने मुझसे कहा, और फिर हम अपने अंदाज में, परिवर्तित अंदाज में उस बात को प्रस्तुत कर देते हैं, न कि अक्षरशः कहते हैं। जब हम अक्षरशः नहीं कहेंगे तो हम उस चीज़ को हमेशा क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। फिर से दोहराते हैं, जब किसी वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को समय एवं परिस्थितियों के नियमानुसार परिवर्तित कर व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे आप यहाँ उदाहरण के तौर पर देख लें कि ही सेड, उसने कहा, हरी हैज गॉन टू आगरा, कि हरी आगरा गया। तो ये क्या है, इन्वर्टेड कामा में ये रखी हुई चीज़ है। इसका मतलब कि वक्ता ने जैसे कहा वैसा ही कहा गया, हमने उसमें न अपना कुछ जोड़ा न घटाया। लेकिन जब अब चूँकि समय बीत चुका है, हमने उसको बदल दिया, ही सेड दैट हरी हैड गॉन टू आगरा। अब यहाँ देखिए और चीज़ें तो खास बदली हुई आपको नहीं नज़र आ रही, दो चीज़ें इसमें बदल गई। एक तो हमने कामा हटाने के बाद जो कंजंक्शन लगा के वाक्य को जोड़ लिया, और दूसरा यहाँ प्रेजेंट से पास्ट में परिवर्तन कर लिया। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर बदल गई, यानी कुछ तो बदला हुआ। अब हम इसे डायरेक्ट नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। अब देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने से पहले आप जान लें, यहाँ एक स्लाइड मैं मिस कर गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कथन के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कथन के आधार कितने प्रकार के, 5 प्रकार। कौन कौन से, तो ये होते हैं असर्टिव, असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव। थोड़ा लिखने में दिक्कत है, उंगलियां घूम नहीं रही हैं, मेरे पास कोई राइटिंग पेन नहीं है फिलहाल, केवल मैं इशारा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस पर हाथ से उतना सही लिख नहीं पा रहे हैं हम। इम्परेटिव, इसके बाद ऑप्टेटिव, और जो 5वां है वो है एक्सक्लेमेटरी। तो ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बताना उचित समझा इस चीज़ को। कारण है कि
दो तरह से नियम हम लोग इस्तेमाल, एक तो कॉमन रूल होता है और एक स्पेसिफिक रूल होता है। कॉमन रूल का मतलब ये होता है कि ये जो शेष 5 वाक्य हैं लगभग ये नियम सब में लगने ही लगने हैं। और स्पेसिफिक रूल वो होता है कि जो इन पांचों में अलग अलग लगता है। इसलिए आप फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ कि कथन के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के हो गए। फिर से मैं दोहरा दूँ, असर्टिव जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव 2 भाग होता है, यानी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो जो असर्टिव के शुरुआती नियम होते हैं उन्हीं को हम लोग कॉमन रूल कहते हैं, जो बाकी के 5 में लगते हैं, जैसे टेंस का बदलना, प्रोनाउन का बदलना, निकटता सूचक शब्दों आदि का बदलना, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन रूल। और जो कंजंक्शन के नियम होते हैं या जो थोड़े बहुत खास बदलाव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रूल। तो शुरुआती समय में हम लोग क्या देखेंगे, कॉमन रूल जो सभी में लगने वाला है। तो इस संबंध में जो सबसे पहले आपको ध्यान देना है असर्टिव में खास करके, तो असर्टिव सेंटेंस का जो सबसे पहला नियम है वो ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट आया हो तो आए हुए सेड को, से को या सेज को, जो कोई भी आया हो, मैंने यहाँ सिर्फ एक बार यहाँ सेड लिखा है, निम्न प्रकार से हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। यानी कामा में आप ध्यान दें, जैसे ही से केवल आया है तब नहीं बदलेंगे, ही सेज आया है तब भी नहीं बदलेंगे, ही सेड आया है नहीं बदलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे ही से टू मी, ही सेज टू मी, ही सेड टू मी, यानी कि क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तब हम इन्हें क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, से को टेल में बदल देंगे, सेज को टेल्स में बदल देंगे और सेड को टोल्ड में बदल देंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो हम उन्हें क्या कर देंगे, बदल देंगे, क्योंकि असर्टिव में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यही से का नियम इम्परेटिव में कुछ और हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में कुछ और हो जाएगा, ऑप्टेटिव में कुछ और हो जाएगा। यानी सेड जो आएगा या से जो आएगा वो भाव के अनुसार बदलेगा, जैसा भाव होगा वैसा बदलेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग असर्टिव में पहला नियम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसका पहला नियम है कि आए हुए से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। और ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट आया रहेगा तब होगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया है तब हम ही से को ही से ही लिखेंगे, ही सेज को ही सेज ही लिखेंगे, ही सेड को हम ही सेड ही लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2, असर्टिव की बात हो रही है अभी, आगे चल के इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में केवल असर्टिव और कॉमन रूल होंगे, और जो दूसरा पार्ट आएगा शेष 4 यानी कि इंट्रोगेटिव से लेकर एक्सक्लेमेटरी तक उसमें होंगे, क्योंकि तब उसमें कॉमन रूल पढ़ाना नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिफिक रूल पढ़ाना होगा, उदाहरण देना होगा। वो काम दूसरे पार्ट में मैं कर दूंगा। ठीक है। और वीडियो जब भी देखिएगा तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, जहाँ ना समझ में रिपीट करके देखिएगा। फिर भी अगर कोई बात हमसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको सूचित करिएगा, मैं उसे ऐड करने की कोशिश करूंगा। और यदि आवश्यकता पड़ी तो दोबारा इसका वीडियो बना के मैं फिर से आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक ध्यान आपको रखना है कि जब भी आपको वीडियो यदि पसंद आता है, इससे आपको लाभ पहुंचता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, और बेल आइकन को हम बार बार कहते हैं कि आप दबा दें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो आप सभी के लिए अपलोड करूं तो उसकी सूचना आप सबको पहुंच जाए। ठीक है। तो रूल नंबर 2 हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कामा हटाने के पश्चात कंजंक्शन का मतलब होता है कि वे शब्द जो 2 या 2 अक्षरों, वाक्यों, उपवाक्यों आदि को जोड़ने का काम करते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। एक चीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा, अक्षर में बोल दिया, शब्दों या छोटे वाक्यों को भी कह लीजिए, या वाक्यों को जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, अलग अलग नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन के बारे में और उनके जो रूल होते हैं। हालांकि आपको तो बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए, लेकिन छूट जाता कहीं न कहीं, तो मित्रों मैं उस पर भी कभी न कभी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, जो आपके डाउट्स हैं सबके सब क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जो कामा है ना, यहाँ आप ध्यान से देखिए, नीचे हरी हरी लाइनें बन रही हैं, तो यहाँ कामा लगा हुआ है। तो कामा हटाने के पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ कंजंक्शन दैट लगाएंगे। जैसे अगर हम उदाहरण पे ध्यान दें तो देखिए, यहाँ लिखा है ही सेड हरी हैज गॉन टू आगरा, लिखा है ना। तो जब हमने इसको परिवर्तित किया तो यहाँ देखिए ही सेड दैट, पहला नियम इसमें लागू नहीं हो रहा। क्यों नहीं लागू हो रहा, क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम टोल्ड में नहीं बदले हैं। अगर यहाँ ही सेड टू मी रहता तो यहाँ लिखना पड़ता ही टोल्ड मी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ही सेड दैट हरी हैड गॉन टू आगरा। तो हमने यहाँ क्या किया, कामा हटा लिया और उसके जगह पर यहाँ पर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में जब वाक्य अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, कामा हटाएंगे और दैट लगा देंगे, ठीक है। अगला नियम देखते हैं, रूल नंबर 3, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। बच्चों आप ये ध्यान देंगे, अगर बड़े लोग देख रहे हैं तो मैं उन्हें मित्रों कह रहा हूँ, बच्चों से आप बिल्कुल भी और मुझे दृष्टि न समझिएगा कि मैंने आपको कह दिया, सभी लोग इससे लाभ लेंगे। तो मित्रों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे ज़्यादा नरेशन में यदि कहीं गलती होती है तो वो होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में, सबसे ज़्यादा गलती। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप खास ध्यान देंगे इस पार्ट पे जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो प्रोनाउन परिवर्तन का नियम है ना, ये सिर्फ एक नियम में आप यहाँ ध्यान दें कि यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, केवल एक नियम में समझ में आ जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा है, तो नहीं भी पढ़ा है तो इसके अगली स्लाइड में मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूंगा, तो आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। अगर ध्यान दीजिएगा कि प्रोनाउन में परिवर्तन करना है तो हम ये ध्यान देंगे कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर, और जो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए शब्द हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह, तो उन पर आपको खास ध्यान देना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से शुरू हुआ हो, फर्स्ट पर्सन कौन होता है भाई, फर्स्ट पर्सन होता है आई और पी। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कामा के अंदर या आई और वी से यदि आपका वाक्य शुरू हुआ हो, तो हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य आई और वी से शुरू हुआ हो, तो हम उसे किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कामा के बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सेकेंड पर्सन यू से शुरू हुआ हो, इससे शुरू हुआ हो यू से, तो उसे हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यदि थर्ड पर्सन कोई आया हो, तो जब भी मित्रों कोई थर्ड पर्सन से वाक्य शुरू हो, ही सी इट दे या कोई नाउन दिया हो, तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम इसको 1 लिखें, इसको 2 लिखें और इसको 3 लिखें, ठीक है, तो यहाँ यस सब्जेक्ट को हम यस ले लें, ऑब्जेक्ट को ओ ले लें और यन को यन लिख लें, तो ऊपर से नीचे आप पढ़ेंगे मिला के, अगर ऐसे पढ़ें तो सन, इसको आप समझ लीजिए सन फार्मूला है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार
और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। आप सिर्फ यस ओ एन रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो तो आप एक बार सन शब्द इस्तेमाल कर लीजिए कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। कैसे? आइए कुछ उदाहरणों से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, स्लाइड पे जो लाइन घूम रही होगी, मैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ कि उस पर उंगलियाँ तो मैं ज़रूर रख रहा हूँ, लेकिन स्लाइड में मैं दिख नहीं रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ जल्दी ही कुछ ऐसे वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं स्वयं दिखूँगा भी और आपको और बेहतर ढंग से समझाने की मैं कोशिश कर पाऊँगा। तो यहाँ देखिए, ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा। आप यहाँ ध्यान से देखें, ही सेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये कह रहा कि आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ, ऐसा कथन आया हुआ है। अब देखिए, तो यहाँ वाक्य किससे शुरू हुआ? आई से, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। नियम कहता है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन से शुरू हुआ है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम उसे क्या कर देंगे? बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ही है हमारा सब्जेक्ट, तो आई को यहाँ किस में बदल दिया गया है? ही में बदल दिया गया है। किस में बदल दिया गया? ही में। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, यू आया है, यू का नियम अभी हमने कहा सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार बदल दिया गया? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है? आई है, यहाँ मी। अगर यू को हम यहाँ यू अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर आता तो मी में बदलते, और मी का सब्जेक्ट क्या? आई। तो जब मी आएगा तो यहाँ पर यू को हम किस में बदल देंगे? आई में बदल देंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, हरी एक थर्ड पर्सन था, तो इस समय कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि यहाँ देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदला गया? सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ही में बदल दिया गया। यहाँ देखिए, यू सेकंड पर्सन है, मी यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार इसे किस में बदल दिया गया? आई। और यहाँ हरी एक नाउन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया। समझ में आ गई बात? अब इसको हम थोड़ा और स्पष्ट करेंगे उन लोगों के लिए जो थोड़े से इसको समझने में नाकाम है। ये वो चीज़ें जल्दी समझ पाएंगे जो लोग पहले कुछ पढ़े होंगे। जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ। मान लीजिए आपको आई का परिवर्तन जो है करना है। ठीक है, किसमें बदलना है? आई का परिवर्तन। अब देखिए, ये जो आई है ना, आई, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपको एक वाक्य लिखा हुआ, यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ और यहाँ आई से कोई वाक्य शुरू किया गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट यदि ही आया है तो इस आई को हम किस में बदल देंगे? ही में बदल देंगे। सब्जेक्ट यू आया है तो यू में बदल देंगे। अगर यहाँ पर आई ही है तो आई को हम किस में बदल देंगे? आई में ही बदल देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दिए कि यदि यहाँ थर्ड पर्सन का कोई सब्जेक्ट आ गया, जैसे राम आ गया, तो राम आ गया, तो यह चूंकि एक वचन और थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में ही जो होता है, थर्ड पर्सन एक वचन होता है, इसलिए आई को हम फिर यहाँ किस में बदल देंगे? ही में। इसी प्रकार से चूंकि सीता यानी एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होने की वजह से इसे हम किस में बदल देंगे? सी में बदल देंगे, थर्ड पर्सन एक वचन में। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको इरेज करके आपको समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ही आया है तो आई को किस में बदल देंगे? ही में। यू आया है तो यू में, आई आया है तो आई में। यदि थर्ड पर्सन का कोई नाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है तो ही में, और यदि थर्ड पर्सन एक वचन है लेकिन स्त्रीलिंग है तो हम उसे किस में बदल देंगे? सी में बदल देंगे। एक बार गौर से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेके आप लोग अपनी कॉपी बना लीजिए, वीडियो रोक के लिख लीजिए, वीडियो रोक के लिख लीजिए कि मैं कह क्या रहा हूँ और अपने हिसाब से नोट्स तैयार कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपके बहुत सारे प्रश्न, या यूँ कह लीजिए कि
98% प्रश्न आप हल करने में सफल हो जाएंगे। 2% प्रश्न मैं इसलिए 100% नहीं कहा कि मैं झूठा दावा नहीं कर सकता। कई बार कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, कुछ ग्रामेटिकली उसमें फॉल्ट होता है, उसकी वजह से गलत हो सकता है, आपसे गलत हो सकता है, या उसका भाव समझने में आपने गलती कर दिया, या उसका अर्थ नहीं निकाल पाए, कुछ लोगों को मीनिंग नहीं पता, तो वहाँ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। मैं केवल आपको नियम बता सकता हूँ। तात्कालिक परिस्थितियों में उस प्रश्न को आप कैसे समझ रहे हैं ये मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ नियम आपको बता रहा हूँ कि आप बदलेंगे कैसे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएँ। अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दूं, तब आप वीडियो को होल्ड करके, ठीक है, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरे स्लाइड में हम देखें, यदि मान लीजिए u आ गया है, ठीक है। अब जब u आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट आया है और नियम क्या कहता, सेकंड पर्सन यू आया हो तो हम किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट आया होगा ना, उसका सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर मी आ गया तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको वाई आप समझ लीजिएगा, ठीक है। दे में बदल देंगे। यू है तो भाई इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक ही होता है, इसलिए यू लिख देंगे। यदि थर्ड पर्सन एक वचन पुल्लिंग आया है तो ही, थर्ड पर्सन एक वचन स्त्रीलिंग आया है तो सी। और यदि पहले से सी ऑब्जेक्ट के तौर पर, यहाँ थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर खिसका लूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा फिर यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ हर आया है, हर। यदि यहाँ हर आया है तो हम उसे सी में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, सी में। फिर से आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हम ऊपर से नीचे स्लाइड ले आ रहे हैं कि यदि ऑब्जेक्ट मी आया है तो आई में बदल देंगे। हिम आया है तो ही में बदल देंगे। देम आया है तो दे में बदल देंगे। यू आया है तो यू में बदल देंगे। राम आया है तो ही में बदल देंगे। राम का मतलब राम सिर्फ नहीं, कोई भी नाउन ऐसा आए जो एक वचन हो, थर्ड पर्सन हो, पुल्लिंग हो तो ही में, और इसी प्रकार स्त्रीलिंग है तो सी में, और यदि हर आया हो तब उसे हम किस में बदल देंगे, सी में बदल देंगे। समझ में आ गई बात। अब वी का परिवर्तन देखिए, आपने आई देखा, यू देखा, अब वी का परिवर्तन हम लोग देखते हैं। वी के परिवर्तन में ज़्यादा, चूँकि यह फर्स्ट पर्सन का कर्ता तो ज़रूर है, लेकिन यह बहुवचन में काउंट होता है। और थर्ड पर्सन में जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो थर्ड पर्सन में भी एक ही बंदा ऐसा है जो बहुवचन में मौजूद है, वो है दे। इसलिए वी जब भी आ जाए इन्वर्टेड कामा के अंदर और वाक्य यदि उससे शुरू हो रहा है और रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट में आई और वी नहीं आए हैं, यानी ही, सी, इट कोई भी आया हो, ठीक है, तो उसे हमेशा हम किस में बदल देंगे, दे में बदल देंगे। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ग में आई और वी आए हों पहले से, ठीक है, और वाक्य हमारा वी से शुरू हो रहा हो, तब इसका हम परिवर्तन नहीं करेंगे, जिसका तस लिख देंगे। लेकिन यदि आई और वी के अलावा कुछ भी आता है, ठीक है, तब हम वी को किस में बदल देंगे, दे में बदल देंगे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग प्रोनाउन का जो केस और नंबर होते हैं ना, उसके हिसाब से देख लें कि आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यहाँ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, और ये पजेसिव केस दिया हुआ है। तो आपको ध्यान देना है परिवर्तन के दौरान कि कभी कभी वाक्य में आई और वी आए हैं तो ठीक है, एक का मी ऑब्जेक्ट है, एक का अस है। पजेसिव केस माई और माइन है, आवर और आवर्स है वी के लिए।
तो परिवर्तन करते समय जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट ही सिर्फ बदलेंगे। मैंने पिछले नियमों में केवल सब्जेक्ट का उदाहरण दिया। यदि ऑब्जेक्ट भी आया है तो इसी नियमानुसार यानी सन फार्मूले से इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। हो सकता है ऑब्जेक्ट आया हो इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो केवल हम ऑब्जेक्ट का ही क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। पजेसिव केस दिया हुआ है तो उसी फार्मूले से, सन फार्मूले से पजेसिव केसिंग, अगर मान लीजिए वहाँ माई आया है तो हम उसे हिज में या हर में बदल देंगे। यदि माइन आया है तब भी हिज या हर में बदल देंगे। ये आपको ध्यान देना। आवर है तो देयर, आवर्स है तो हम यहाँ देवर, देयर्स में क्या करें। इसी पजेसिव है तो पजेसिव की लाइन में ही हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पजेसिव के ही लाइन में कि देखें किस फार्मूले को, सन फार्मूला इसमें भी लगना ही लगना है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे। हम देख लेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है और बदल किस में रहा है। तो यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के ही अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार वही बदलेंगे। और यदि पजेसिव केस इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम पजेसिव केस के अनुसार ही क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन समझ में आया होगा। अब चूंकि टेंस संबंधी परिवर्तन भी मैं साथ में ले चल रहा हूं, तो वहां पर जो प्रोनाउन के परिवर्तन हैं वो भी हम आपको यहां पर ऐड करके दिखाते जाएंगे कि देखिए कैसे बदलता जा रहा है। अब देखिए जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है वह टेंस संबंधी परिवर्तन। इसमें खास करके हाई स्कूल स्तर के बच्चे जो शुरुआती दौर में नरेशन पढ़ रहे होते हैं, खास करके यूपी बोर्ड में, सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे तो बेसिकली मैं देखूं इंग्लिश मीडियम के होते हैं और उनसे ये सारी गलतियां होती नहीं हैं, और 6, 7, 8 में ही उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी दे दी जाती है। लेकिन यूपी बोर्ड में थोड़ा सा विलम्ब से शुरू होता है। जब लड़का कक्षा 9 में आता है तब मैंने देखा है कि अंग्रेजी का बेस बनते हुए दिखाई देता। तो आपको देखिए यानी कि आपको अच्छी तरीके से टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बदलाव इसमें ला पाएंगे। टेंस के बारे में मैंने कुछ पहले वीडियो डाल रखा है, आप मेरे चैनल के वीडियो लिंक में जा कर के उनको सर्च करके पढ़ लीजिएगा। न केवल आपको टेंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, बल्कि आपको अनुवाद बनाने की जो बेसिक जानकारी होती है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। अब देखिए टेंस संबंधी परिवर्तन का पहला नियम है यहाँ पर कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो कामा के बाहर का हिस्सा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते हैं। किस टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। तो हम जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नहीं बदलेंगे, कंजंक्शन लगाएंगे, कामा हटाएंगे, और यदि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है तो करेंगे, अन्यथा जैसा है वैसा ही लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए ही सेज टू मी, अब यस या यस लग गया तो इसका मतलब हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कामा इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है कि मोहन इज ए लैबोरियस बॉय। अब आइए देखते हैं क्या क्या बदल। पहला चीज, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है जो बदला जा सकता है। दूसरा यहाँ देखें तो थर्ड पर्सन एक वचन आया है मोहन, इसमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि टेंस भी नहीं बदलेगा, तो हम टेंस को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। यानी कि हम यहाँ सबसे पहला परिवर्तन करेंगे कि आए हुए सेज को टेल्स में बदल देंगे, तो हो गया ही टेल्स मी। ठीक है, कामा हटाया, हम लोगों ने यहाँ दैट लगा लिया, कंजंक्शन दैट लगा लिया जैसा कि मैंने पहले बताया, तो हो गया ही टेल्स मी दैट। अब मोहन चूँकि थर्ड पर्सन है बदलेगा नहीं, तो हमने यहाँ लिख लिया मोहन। इज टेंस बदलेगा नहीं, जैसा कि यही नियम कह रहा है कि हम टेंस को नहीं बदलते हैं। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। तो यहाँ भाई प्रेजेंट टेंस है तो हम यहाँ अब टेंस नहीं बदलेंगे और सीधे सीधे लिख देंगे कि ही टेल्स मी दैट मोहन इज अ लैबोरियस बॉय।
एक दूसरा उदाहरण भी हम लोग देख लें, ही विल से। अब ये फ्यूचर टेंस में है, जैसा कि यहाँ फ्यूचर का उल्लेख किया गया है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट तो था नहीं से के बाद, इसलिए ही विल से को से ही रखा गया है। कामा हटाने के बाद दैट है। अब आई तो बदलेगा क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का नियम अभी हमने थोड़ी देर पहले रखा कि आई जाया तो सब्जेक्ट के अनुसार उसे हम क्या करेंगे, ही में बदल देंगे, तो बदल दिया गया यहाँ पर। ही विल से दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और चूँकि इज इसलिए कंटिन्यू है यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट टेंस यहाँ है, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ जो एम से इज हुआ है यह प्रोनाउन के चलते हुए, क्योंकि आई के साथ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम आएगा आई के साथ, और ही चूँकि यहाँ अब एक वचन हो गया, ही के अनुसार जब बदल गया इसलिए यहाँ एक वचन हो गया है, तो अब यहाँ इज लग गया है। ठीक है, आप लोग भी बदलते समय इस बात का ध्यान देंगे, प्रोनाउन बदलेगा तो उनके अनुसार हम सहायक क्रियाओं को भी हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो पहला नियम क्या हो गया, समझ में आया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली स्लाइड में, कब बदल देंगे। तो रूल नंबर 2 आपको कहता है, क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यानी कामा के बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में है, यानी कि आप सीधे सीधे जान जाएंगे, सेड लिखा हुआ हो, हैड सेड लिखा हुआ हो, यानी सेड आ गया तो पास्ट टेंस मान लीजिए कि हो गया। लेकिन कभी कभी बोर्ड बहुत चालाकी करता है, हमने आपसे कह दिया सेड है तो पास्ट टेंस है, तो क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को डाल देते हैं, हैज सेड लिख दिया। नहीं नहीं, आप ध्यान रखिएगा, सेड यदि अकेला आया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, या हैड सेड आया हो अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तब यह नियम लागू होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब हम रिपोर्टिंग सारी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करते हैं, बदल देते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो तब हम जा कर के कामा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच का भाग है उसके टेंस को हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, या यूँ कह लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम किस में बदल देंगे, पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो वही पास्ट के उसी टेंस में जाकर के बदल जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए पास्ट इंडिफिनिट ही आ गया, तब क्या करेंगे, तब उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यदि पास्ट कंटिन्यूअस आ गया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाकर के उसे हम क्या करेंगे, बदल देंगे। लेकिन अब देखिए, अब पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तब क्या करेंगे, तब हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसा है वैसा ही क्या करेंगे, लिख देंगे उस चीज़ को। ठीक है, समझ लीजिए एक बार फिर से कि प्रेजेंट जितना भी है सब उसके पास्ट में हम क्या करेंगे, बदल देंगे। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसके बाद यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों ना आ जाए उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम दूसरे वे में समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि वाक्य में इज एम आपको दिखाई दिया और इन्वर्टेड कामा के बाहर आपको सेड दिखाई दिया, तो हम इज या एम को भाव के अनुसार उसे हम वाज में बदल देंगे। आर दिख गया तो उसे वर में बदल देंगे।
डू डज दिख गया तो उसे डिड में बदल देंगे, हैज हैव दिख गया तो हैड में बदल देंगे। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही सिर्फ दिखाई दे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो जाए तब उसे हम हैड में बदल देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से डिड है तो डिड भी आ गया तो यानी पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो उसे हैड में बदलेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वाज वेयर आ गया तो हैड बीन लगा देंगे और आईएनजी तो लग करके आना ही आना। इसी प्रकार विल को वुड में बदल देंगे, शैल को शुड में बदल देंगे, कैन को कुड में बदल देंगे और मे को माइट में बदल देंगे। अब यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आपको टेंस की उतनी जानकारी नहीं है तात्कालिक तौर पे तो हम इस चार्ट से समझ सकते हैं कि इज एम को हम किस में बदल देंगे, वाज में, आर को वर में, डू डच को डिड में, हैज हैव को हैड में। अगर सेकेंड क्या बोलते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हो तो उसको हम क्या करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। डिड आया है तो हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वाज वर आ गया है तो हैड बीन में बदल देंगे, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देंगे। ठीक है, अब देखिए इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इस नियम के जो पास्ट टेंस में परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे थे ना, पास्ट टेंस में कई बार होता है, एक्सेप्शन इस बात का है यहाँ पर कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर इनमें से कोई भी तथ्य मौजूद है तो पास्ट टेंस में रहने के बावजूद मित्रों हम वाक्य के टेंस को नहीं बदलेंगे। प्रोनाउन बदल सकते हैं, कंजंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। किन किन परिस्थितियों में? पहला तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आया, सदा सत्य रहने वाली बात आई हो जो पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि सूर्य पूरब से निकलता है तो यह पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और संभवतः कल भी सत्य रहेगा, क्योंकि ऐसा परिवर्तन होना वर्तमान में संभव नहीं है। तो जब भी कोई सदा सत्य रहने वाली बात आई हो तो उसको जस का तस दैट लगाएंगे और लिख देंगे। उसमें यूँ मान लीजिए कि हम लोगों को कुछ खास परिवर्तन नहीं करना है। दूसरा हैबिचुअल एक्शन आ गया हो। हैबिचुअल मतलब आदत, जैसे कुत्तों की भौंकने की आदत है, ठीक है, तो उनके भौंकने से या उनके किसी खास तरह के हैबिट की बात की जा रही जो कभी ख़त्म नहीं होगी, पिछले पीढ़ियों में भी थी, आज की पीढ़ियों में भी है और आगे भी जारी रहेगा। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको भी जस का तस दैट लगा के लिख देंगे। इसके अलावा आप ध्यान दें कि यदि वाक्य में कोई कहावत कही गई हो, क्या कही गई हो, कहावत कही गई हो, तो उसमें भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा है दैट लगा के धीरे से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसी प्रकार से कोई ऐतिहासिक तथ्य आया हो, हिस्टोरिकल फैक्ट आया हो, तो ये चूँकि एक बार इतिहास में जो चीज़ डेट डाल के लिख दी गई या व्यक्त कर दी गई फिर उसको बदला नहीं जा सकता। आप इतिहास एक नहीं 1000 बार पढ़ें, आज नहीं कल पढ़ें, आप देखेंगे इतिहास की किताबों में जो तिथि दे दी गई, जैसे पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, तो हम भी वही पढ़ेंगे, आप भी वही पढ़ेंगे और आने वाली जो अन्य पीढ़ियाँ वह भी उसी चीज़ को पढ़ेंगी कि 1526 में हुआ था। ये अलग की बात है कि मान लीजिए नए शोध में कुछ और उसमें जुड़ जाए, कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन यह कुछ चीज़ों में हो सकता है। ऐसा है कि हमेशा तिथि क्या होगी, बदलती रहेगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा कि अगर ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो हम टेंस हरगिज 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 नहीं बदलेंगे। कब? जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो,
हैबिचुअल एक्शन हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या कोई फिर प्रावर्ब आ गया हो, कहावत आ गई हो, तब हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरणों को हम देख लें यहाँ पर। ठीक है, दिया है यहाँ पर उदाहरण के तौर पे कि द टीचर सेड। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे और वो सारे नियम हम लोग बारी बारी से इसमें अप्लाई करते चलेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अध्यापक ने कहा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती। तो भाई क्या है ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यह बदलेगा कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट, जैसा है वैसा ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे। दूसरा वाक्य देखिए, हरी सेड टू रवि। हरी ने रवि से कहा क्या, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों को देख के भौंकते हैं, तो यह उनकी आदत है। आपने देखा होगा रात में कभी आप निकले होंगे तो कि जैसे ही आपकी आहट कुत्ते को मिली फ़ौरन वो भौंकने लगता है। तो ये उसकी आदत है जो फिलहाल अब बदला नहीं जा सकता। तीसरा अगर देखें, द टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यानी कि यह इतिहास की बात हो गई, यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, दैट लगा करके जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, यानी सेड आया है, दिखाई दे रहा पास्ट टेंस में, फिर भी यह चीज़ें हमेशा सही रहने वाली हैं। जो एक जैसे स्वरूप में रहती हैं, बदलाव जिनमें नहीं आता, उनमें हम टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कहावत में देख लीजिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हरी सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यानी ईमानदारी एक बेहतर नीति है। यह एक कहावत है, प्रावर्ब है। तो इसमें भी हमने क्या किया, दैट लिया और सीधे सीधे उतार दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस अपवाद को हमको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निकटता सूचक शब्दों को हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। एक चीज़ आप देखे होंगे कि जैसे उदाहरण मैंने टिपिकली कम दिया है, केवल समझाने के उद्देश्य से कि आप समझ जाएं। आप इसको बार बार रिपीट करिएगा, नियम को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से शॉर्ट वीडियो बनाया जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जब होता है तो अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, तमाम टेक्निकल दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है। तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें शॉर्ट कर दी हैं। उम्मीद है कि आप फिर भी समझ पाएंगे उस चीज़ को। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैं मिस कर दिया कुछ चीज़, तो बताइएगा, मैं फिर से वीडियो एडिट करके उसमें इन सारे तथ्यों को जो मैं बचाने की कोशिश किया हूँ उसको मैंने फिर से डाल देना है, ताकि आपको और अच्छे से हमारी बातें क्या हो जाएं, समझ में आ जाए। ठीक है, अब निकटता सूचक शब्दों को हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल दें। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको ठीक से देख पाएँ। अब यहाँ देखिए, दिस यानी नज़दीकी दिखा रहा है, को हम हमेशा किस में बदल देंगे, दैट में बदल देंगे, दिस को दैट। लेकिन यहाँ देखिए, क्योंकि पहले ही टॉपिक पर यहाँ एक चीज़ आ गई, तो मैं आपको यहाँ कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि दिस को दैट में बदलते समय या इस नियम को अप्लाई करते समय आप ध्यान रखिएगा कि यदि वह वस्तु जो व्यक्ति बोल रहा है उसके ठीक आंखों के सामने दिखाई दे रही है वर्तमान में, तब यह नियम अप्लाई नहीं होगा। यानी दिस को हम दैट में नहीं बदलेंगे। कैसे, आप कल्पना करें कि आप किसी दुकान में खड़े हैं और आप सामान की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि दिस इज़ द बेस्ट। अब आगे आप कोई भी सामान देंगे, यानी इशारा जो किया जा रहा, तत्काल किया जा रहा, सामने किया जा रहा। तो ऐसे में दिस को दैट में हम नहीं बदलेंगे यदि कोई वस्तु सामने हो आँखों के, तो क्योंकि वो वर्तमान में ही दिखाई जा रही है, कही जा रही है, इसलिए हम उसको बदलेंगे नहीं। और यदि ऐसा नहीं है
तो फिर तब आप दिस को दैट में क्या करेंगे, बदल देंगे। दीज को दोज में बदल देंगे। नाउ को देन में बदल देंगे। एगो को बिफोर में बदल देंगे। कम को गो में बदल देंगे। हेंस को देंस में बदल देंगे। हेयर को देयर में बदल देंगे। हाइदर को दाइदर में बदल देंगे। टू नाइट को दैट नाइट में बदल देंगे। टुडे को दैट डे में बदल देंगे। थस को सो में बदल देंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देंगे। ईस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल देंगे। और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदल देंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट ईयर है तब भी हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे, यानी लास्ट शब्द से जब भी आ गया तो उसको हम प्रीवियस में क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान दें, आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी सूचक शब्दों को हम किस में बदल देंगे, जो निकटता सूचक शब्द हैं उनको हम किस में बदल देंगे, दूरी सूचक शब्दों में बदल देंगे। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि आप वापस नहीं बदल सकते, जितना भी नियम मैं आपको बताया हूँ। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान दें, आप सोच रहे होंगे कि दिस आया तो हम दैट में बदल देंगे, ठीक है, तो दैट आएगा तो दिस में बदल देंगे। ऐसा नहीं है, दैट आया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोज आया है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देन आया है तो कोई बदलाव नहीं होगा। बिफोर आया है, अब समझ गए होंगे कि इस रो की, इस बगल की रो की जितनी चीज़ें हैं, अगर ये वाक्य में पहले से लिखी हुई आ रही हैं तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सिर्फ परिवर्तन इधर वालों में होगा। दिस है तो दैट, दीज है तो डो, नाउ है तो देन, एगो है बिफोर, कम गो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आप बात को ध्यान, ये नहीं कि दैट आ गया तो भाई दिस था तो दैट में, तो दैट है तो ले आइए हम दिस में बदल दें। समझ में आ गई बात। अब हम अगली स्लाइड आपको लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते रहेंगे। हालांकि मैंने समय बचाने की कोशिश की है कि थोड़ा कम समय में वीडियो बन जाए और आप उसको देख पाएँ। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई विल लीव यू नाउ। अब देखिएगा यहाँ टेंस भी बदलेगा और जो हमारा निकटता सूचक शब्द वो भी बदलेगा। अब देखिए ही सेड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट था ना, तो यहाँ क्या हो गया, टोल्ड हो गया, क्योंकि हम नियम पढ़े थे ऑब्जेक्ट आएगा तो हम बदलेंगे टोल्ड। अब देखिए यहाँ सेड आया है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, आगे का भी टेंस क्या होगा, बदलेगा। तो यहाँ हो गया ही टोल्ड मी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट होता है और इसको हम चेंज करते हैं तो टू को हटा देते हैं। ये आप बदलते समय हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कामा हटाया, हम लोगों ने क्या किया, कंजंक्शन लगाया। आई सब्जेक्ट के अनुसार, आई यहाँ देखिए सब्जेक्ट के अनुसार ही में बदल गया। विल वुड में बदल गया। आ लीव तो लीव ही रहा। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार मी में बदल गया। और नाउ किस में बदल गया, देन में। अब समझ में आ गए, सारे नियम इस एक वाक्य में आपको एक साथ देखने को मिल रहा। फिर से मैं मिटा के इस पर मैं जोड़ दूं ताकि और अच्छे से आप समझ सकें। यहाँ सेड आ गया तो पास्ट टेंस क्लियर हो गया था आपका, आपने देखा पास्ट टेंस क्लियर हो गया था। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आ गया है, क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ फर्स्ट पर्सन से शुरू हुआ है। अब देखा जाए तो ही यहाँ ऑब्जेक्ट की वजह से टोल्ड हो गया, तो हो गया ही टोल्ड मी, कामा हटाया दैट लग गया, दैट हो गया। आई सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गया, बदल गया, यानी कि ही में बदल गया। विल वुड में बदल गया। लीव चूँकि एक वचन में ही रहेगा क्योंकि यह मॉडल ऑक्सिलरी विल और वुड दोनों हैं, तो इसमें हम लोग बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कोई क्रिया आती है तो फर्स्ट फॉर्म में आती है। यू किस में बदला, मी के ऑब्जेक्ट के अनुसार मी में बदल गया, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस था। अगर यू आई के स्थान पर होता तो आई में बदल जाता, क्योंकि सब्जेक्टिव केस
मी का आई हो जाता। और नाउ जिसका भी हम लोगों ने अभी अध्ययन किया तो उसको हम लोगों ने किस में बदल दिया, देन में बदल दिया। तो हो गया ही सेड टू मी आई विल लीव यू नाउ। जब उसको इनडायरेक्ट में बदला गया ही टोल्ड मी दैट ही वुड लीव मी देन। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस। ठीक है, तो यहाँ हो गया ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब ये दिस इज माई हाउस, आप ध्यान दीजिएगा, इशारा कर रहा अपने घर की तरफ, तत्काल दिखा रहा है, पहले नहीं कह रहा है या बाद में नहीं, तत्काल दिखा रहा है कि दिस इज माई हाउस। इसीलिए यहाँ दिस को दैट में नहीं बदला गया है, इज को वाज में बदला गया है। हिज हाउस, माई जो है फर्स्ट पर्सन है तो ही का जो पजेसिव केस होगा हिज होगा, तो इसको हिज में बदल दिया गया, हाउस का हाउस। तो हो गया ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस, यानी यहाँ दिस दैट में न बदल के, क्योंकि तत्काल इशारा हो रहा है इसलिए दिस का दिस ही रह गया है। ही सेड वी विल मीट टुमारो, तो यहाँ देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, सेड को सेड रख लिया गया, तो हो गया ही सेड दैट, वी को दे में बदल दिया दे, विल को उड में बदल दिया गया उड, मीट को मीट और टुमारो को द नेक्स्ट डे में रख लिया गया। ही सेड दैट दे वुड मीट द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्लाइड पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं इस चीज़ को। अब देखिए ये जो कॉमन रूल थे वो सब के सब हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा मैं कर दूं कुछ और नियमों की, जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यदि नाउन वकेटिव केस में हो, यहाँ क्योंकि लिखना थोड़ा सा संभव सा प्रतीत नहीं हो रहा है, वकेटिव केस यानी संबोधनात्मक स्थिति, यानी कि इन्वर्टेड कामा में मान लीजिए यहाँ आई के स्थान पर ही सेड टू मी और लिखा हो राम। ठीक है, और फिर आगे चल के कुछ और लिखा हो, यानी वाक्य में एक और सब्जेक्ट के साथ और यहाँ नाम आया हुआ हो, तो अगर ऐसा है तो हम इस नाउन को जो इन्वर्टेड कामा के अंदर ऑलरेडी वकेटिव केस में संबोधन की स्थिति में आया है। संबोधन का मतलब ये कि जब ये लिखा जाएगा ना, जैसे मान लीजिए लिखा गया राम, ठीक है, तो संबोधन का चिन्ह लगा होगा, तो जब संबोधन का चिन्ह लगा होगा ना इन्वर्टेड कामा के शुरुआत में, तो आप समझ जाइए वकेटिव केस है। अब इस राम शब्द को हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जैसे यहाँ मी आया हुआ है तो मी को हटा करके यहाँ राम लिख लेंगे। यदि यहाँ कोई नहीं है, जैसे ही सेड केवल लिखा हुआ, तो भी हम यहाँ लिखेंगे ही सेड टू राम, मान लेंगे, लिखेंगे नहीं, मान लेंगे ही सेड टू राम। और मानने के बाद जब बदलाव यहाँ लाएंगे तो हम लिखेंगे ही टोल्ड राम। ठीक है, यानी इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फिर जो है दैट कंजक्शन और जैसा वाक्य बदलना होगा हम बदलेंगे। ये आपको ध्यान देना अगर वकेटिव केस में नाउन आया हुआ हो तो। ठीक है, तो ये जनरल नियम थे, हमने आपको कुछ बता दिए ताकि आप इसके बेसिक को समझ सकें। इसके कुछ टिपिकल रूल हैं, अगले स्लाइड में हम लोग जब सभी 4 समाप्त हो जाएंगे तो उसको हम आपको बताएंगे, जो बड़ी परीक्षाओं में जैसे SSC वगैरह में पूछा जाता है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप बेसिक नियमों को आप फिर से याद कर लीजिए, समझ लीजिए और खूब अभ्यास कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी ज़रूरतमंद लोग आपके मित्र हैं उनको हमारा वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।